नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद प्रेम पे। मैं हूं प्रेम सिंह, व्याख्याता इतिहास। अपने बात कर रहे थे विश्व इतिहास के टॉपिक्स पे। अब तक हमने 3 टॉपिक कर लिए थे। सबसे पहले पुनर्जागरण, उसके बाद में धर्म सुधार आंदोलन और उसके बाद में औद्योगिक क्रांति। अभी तक जिन्होंने ये तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो इन तीनों वीडियो के मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पे जाइए और आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। ये जो इतिहास विषय से स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है चीन की सभ्यता। निश्चित तौर पे आपको इस टॉपिक से एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। तो आइए बात करते हैं चीन की सभ्यता पे। सर्वप्रथम अपने चीन की भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पे है ये चीन का नक्शा। तो इसमें चीन की उत्तर दिशा में जो है एक तो है गोबी का मरुस्थल। क्या स्थित है? गोबी का मरुस्थल स्थित है मंगोलिया में, ये मैंने यहाँ पे से लिख दिया है। और साथ में साइबेरिया के वन, ये दोनों जो हैं ये चीन की उत्तरी दिशा में स्थित है। इसके अलावा चीन की जो पूर्वी दिशा है इसमें प्रशांत महासागर स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। उसके बाद में चीन के पश्चिम में तिब्बत का पठार और कुनलुन की पर्वतमालाएं स्थित है। चीन के पश्चिमी भाग में क्या है? तिब्बत का पठार और कुनलुन की पर्वतमालाएं। इसके अलावा चीन के दक्षिणी भाग में है बर्मा के घने जंगल। इसके साथ में भारत, नेपाल और भूटान, ये सब चीन के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो हमने बात की भौगोलिक स्थिति की। चीन के उत्तरी भाग में गोबी का मरुस्थल, साइबेरिया के वन और पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर, पश्चिमी भाग में तिब्बत का पठार और कुनलुन पर्वतमालाएं, दक्षिणी भाग में बर्मा के घने जंगल हैं। इसके अलावा भारत, नेपाल और भूटान आदि देश भी चीन के किस ओर है? दक्षिणी भाग में। भारत की और नेपाल की जो क्षेत्र है यहाँ पे अपना विशाल हिमालय चीन की के साथ भारत की क्या बनाता है? सीमा बनाता है। इसके बाद में आगे अपनी बात करते हैं चीन की सभ्यता पे। सबसे पहले चीन की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो चीन की युग जो सभ्यता है वो किस युग से है? कांस्य युग से संबंधित है। जिस प्रकार भारतीय सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो ही कांस्य युगीन है, उसी प्रकार चीन की सभ्यता भी क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता है। दूसरा प्रश्न है चीन की सभ्यता का उदय कब हुआ, यानी ये कब विकसित हुई? तो दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में क्या है? चीन की सभ्यता का उदय हुआ या इसकी स्थापना हुई या ये विकसित हुई। उसके बाद में चीन के प्रचलित नाम। तो चीन के प्रचलित नाम में सबसे पहले है चुंगक्यो। क्या नाम है? चुंगक्यो या मध्य राज्य। इसका अर्थ क्या है? चुंगक्यो का मध्य राज्य। दूसरा है दुनिया के मध्य स्थित फूल। चीन को क्या कहा जाता है? दुनिया के मध्य स्थित फूल। उसके बाद में स्वर्ग के नीचे स्थित राज्य। किसके नीचे स्थित? स्वर्ग के नीचे स्थित राज्य, या इसे बोल देते हैं तिएनशिया। क्या बोल देते हैं? तिएनशिया। उसके बाद में है पूर्वी एशिया का गुरु। किसको कहा जाता है? चीन को पूर्वी एशिया का गुरु। फिर उसके बाद में महान थांग। महान थांग इसे कहते थे जापानी लोग। जापानी लोग चीन को क्या कहते थे? महान थांग। पश्चिमी देशों में चीन को खिताई नाम से जाना जाता है, या खिताई नाम से प्रसिद्ध है पश्चिमी देशों में चीन। मार्को पोलो ने अपने विवरण में चीन को कैथे कहा है। अब आपसे पूछ ले कि चीन को किस विद्वान ने कैथे की संज्ञा दी है, तो मार्को पोलो ने अपने विवरण में चीन को क्या कहा है? कैथे कहा है। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 4, जापानी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? तो खुंगहाई या काबोदासी। खुंगहाई या काबोदासी को क्या माना जाता है? जापानी साहित्य का जनक। काबोदासी को कऊ पऊ तासी भी बोला जाता है, चीनी भाषा में कऊ पऊ दासी। क्या चीज़ है? जापानी साहित्य का जनक खुंगहाई या काबोदासी या कऊ पऊ तासी। उसके बाद चीनी शब्द को जापानी उच्चारण में लिखने के लिए एक वर्णमाला बनाई जो खाना नाम से प्रसिद्ध थी। खुंगहाई ने क्या है? चीनी शब्दों को जापानी उच्चारण में लिखने के लिए क्या बनाई थी? एक वर्णमाला। और उस वर्णमाला को किस नाम से जाना जाता है? खाना नाम से।
वर्णमाला किस नाम से? खाना नाम से प्रसिद्ध हुई। बनाई किसने? खुंगहाई या काबोदासी ने। इसीलिए इसे जापानी साहित्य का क्या कहा गया है? जनक। चीनी शब्दों को किसमें लिखने के लिए? जापानी उच्चारण में लिखने के लिए। प्रश्न संख्या 5, चीन से करीब 5 लाख वर्ष पहले की आदिम व्यवस्था के मनुष्य के प्रमाण मिले हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? यानी चीन से करीब 5 लाख वर्ष पहले के क्या है? आदिम व्यवस्था के प्रमाण मिले मनुष्य के, उसे पेकिंग मानव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेकिंग मानव कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6, भारतीय सभ्यता के समान विश्व की कौन सी सभ्यता है तो जिसके विकास में कर्म भंग नहीं मिलता? तो भारतीय सभ्यता के समान ही कौन सी सभ्यता है जिसमें कर्म भंग नहीं मिलता? वो है चीन की सभ्यता। प्रश्न संख्या 7, चीन की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो चीन की सभ्यता होंगहो नदी या चीन का शोक जिसे भी कहा जाता है। होंगहो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। इस नदी के जो प्रचलित नाम है उसमें पीली नदी या चीन का वरदान भी क्या है? इसको कहा जाता है। ये चीन की सबसे लंबी नदी है या सबसे बड़ी नदी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी यांगत्से और तीसरी है सिक्यांग। सबसे बड़ी नदी है होंगहो पीली नदी या चीन का वरदान, दूसरी सबसे बड़ी है यांगत्से और तीसरी है सिक्यांग नदी। ये 3 नदियां हैं जो चीन की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8, चीनी राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ये पिछले जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम था उसमें पूछा गया था। तो चीनी राज्य का संस्थापक है पानकू। यांग नाम के पुरुष और यिन नाम के स्त्री के संयोग से कौन पैदा हुआ? पानकू पैदा हुआ था और इसे चीनी राज्य का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। प्रश्न संख्या 9, सर्वप्रथम अग्नि का आविष्कार किसने किया? तो स्वई रन या अग्निदेव जिसे बोला जाता है, इसने सर्वप्रथम क्या किया? अग्नि का आविष्कार किया था। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 10, चीनी इतिहासकारों के अनुसार चीन की स्थापना कब हुई? तो 2852 ईसा पूर्व राजा फूसी के शासनकाल में चीन की क्या हुई? स्थापना। कौन से समय में? 2852 ईसा पूर्व में। किसके अनुसार? चीनी इतिहासकारों के अनुसार। किस राजा के समय? राजा फूसी के शासनकाल में हुई। प्रश्न संख्या 11, मानव समाज में सर्वप्रथम विवाह की प्रथा किसने शुरू की? तो फूसी ने सर्वप्रथम कौन सी प्रथा शुरू की? विवाह की। आजकल जो विवाह की प्रथा चल रही है प्राचीन समय से कहाँ से शुरू हुई है? चीन से शुरू करने वाला व्यक्ति था राजा फूसी, और राजा फूसी का समय है 2852 ईसा पूर्व से लेकर 2738 ईसा पूर्व तक। 8 रेखा चित्रों का आविष्कार किया राजा फूसी ने। इनसे ही चीनी अक्षरों का निर्माण हुआ है। नापने की विधि की खोज भी किसने की थी? फूसी के शासनकाल में हुई, जिसपे पंचांग आधारित है। प्रश्न संख्या 12, चीन के किस राजा को कृषि देवता माना जाता है? तो सन नुंग कृषि देवता के रूप में प्रसिद्ध है। चीन के राजा थे सन नुंग, जिन्हें कृषि देवता माना जाता है। कुदाल और हल का आविष्कार किसने किया था? सन नुंग ने। दलदली जमीन को खेती करने के लिए लायक बनाया किसने? सन नुंग ने। चीनियों को खानाबदोश जीवन छोड़कर कृषक रूप में गांव में रहना किसने सिखाया था? सन नुंग ने। सन नुंग को कृषि व्यापार और आयुर्वेद शास्त्र का जनक माना जाता है। कृषि व्यापार और आयुर्वेद शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? सन नुंग को। कृषि देवता कौन है? सन नुंग। कुदाल और हल का आविष्कार किसने किया? सन नुंग ने। दलदली जमीन को खेती करने लायक किसने बनाया? सन नुंग ने। चीनियों को कृषक के रूप में गांव में रहना किसने सिखाया? सन नुंग ने। इससे पहले ये क्या थे? खानाबदोश जीवन जीते। प्रश्न संख्या 13, चीन के किस शासक को नागरिक समाज का संस्थापक कहा जाता है? तो सम्राट हुआंगटी को नागरिक समाज का क्या कहा जाता है? संस्थापक। ये लगभग 2700 ईसा पूर्व के आसपास हुए। इसी के समय सम्राट हुआंगटी के समय चीन के ऐतिहासिक संवत का क्या हुआ? प्रारंभ माना जाता है। यानी आपसे पूछ ले कि चीन का ऐतिहासिक संवत कब प्रारंभ हुआ? सम्राट हुआंगटी के समय प्रारंभ हुआ था।
इसी के समय चीनी जाति का पिता, यानी इसे चीनी जाति का पिता, चीनी राष्ट्र का पिता कहा जाता है। चीनी जाति का पिता, चीनी राष्ट्र का पिता भी किसे कहा जाता है? हुआंग टी को। सम्राट हुआंग टी की पत्नी लितजू ने चीन के लोगों को रेशम के कीड़े पालने सिखाए। तो चीन के लोगों को रेशम के कीड़े पालने किसने सिखाए? सम्राट हुआंग टी की पत्नी थी लितजू, जिसने चीन के लोगों को रेशम के कीड़े पालना सिखाया। हुआंग टी का अर्थ है पीला सम्राट। अब आपसे पूछ ले कि चीन के किस शासक को पीला सम्राट कहा जाता है, तो हुआंग टी को क्या कहा जाता है? पीला सम्राट कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 14, सम्राट हुआंग टी के समय हुए आविष्कार। तो सम्राट हुआंग टी के समय सबसे पहले वेशभूषा, टोपी, नाव और मुद्रा, इनका प्रचलन हुआ। ओखली, मुसल, तीर कमान, मौसम विज्ञान, चूना पकाना, कुतुबनुमा यानी कंपास। हुआंग टी के समय वेशभूषा, टोपी, नाव, मुद्रा, ओखली, मुसल, तीर कमान, मौसम विज्ञान, चूना पकाना और कुतुबनुमा कंपास का क्या हुआ? आविष्कार। हुआंग टी के इतिहास मंत्री थे छांग चियन। इतिहास मंत्री का नाम क्या है? छांग चिये ने लिपि का निर्माण कर इतिहास लिखवाया। यानी इन्होंने एक लिपि का निर्माण कर इसके समय का क्या लिखवाया? इतिहास लिखवाया। किसने? हुआंग टी के इतिहास मंत्री ने। और इतिहास मंत्री कौन थे? छांग चियन। फिर उसके बाद में है प्रश्न संख्या 15, चीन के इतिहास में सर्वप्रथम किस राजवंश की स्थापना हुई? तो चीन के इतिहास में सबसे पहला जो राजवंश था वो था शिया वंश, या ऐसे बोल देते हैं सभ्यता। शिया का अर्थ है सभ्यता। इसका समय है 2205 ईसा पूर्व से 1766 ईसा पूर्व। कौन सा वंश है? शिया वंश, या इसका अर्थ है सभ्यता। और इसका समय है 2205 ईसा पूर्व से 1766 ईसा पूर्व। और इस वंश का संस्थापक है यू। संस्थापक कौन है शिया वंश का? यू। सम्राट यू ने चीन को बाढ़ से बचाने के लिए चीन की 9 बड़ी नदियों के मुख को क्या किया? चौड़ा करवाकर उनका बहाव समुद्र की तरफ मोड़ दिया। यानी सम्राट यू ने चीन को क्या है? बाढ़ से बचाने के लिए 9 नदियों का मुख यानी चौड़ाई ज़्यादा कर दी और बहाव किस तरफ मोड़ दिया? समुद्र की तरफ मोड़ दिया। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है, शिया राजवंश के बाद चीन में किस राजवंश की स्थापना हुई? तो शिया के बाद आए थे सांग राजवंश, और सांग का शाब्दिक अर्थ है स्वेच्छा से पद त्याग करने का समय। स्वेच्छा से ये क्या है? पद त्याग करने का समय था, इसलिए इस राजवंश का नाम क्या रखा? सांग राजवंश। और इस राजवंश का संस्थापक था टांग। सांग राजवंश का संस्थापक टांग। किसके बाद आया? शिया राजवंश के बाद। शिया का था यू। फिर उसके बाद में है प्रश्न संख्या 17, सांग राजवंश के काल में इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? यानी सांग राजवंश के समय की जानकारी हमें किससे मिलती है? तो हुनान प्रांत में खुदाई से मिली 10,000 देवी संवाद हड्डियां। यानी चीन के हुनान प्रांत में क्या मिली? खुदाई में 10,000 देवी संवाद हड्डियां मिली। बैल के कंधों व कच्छों की कठोर पीठ की हड्डियां थी। इन्हें ओरेकल बोन कहा जाता है। इन हड्डियों को क्या कहा जाता है? ओरेकल बोन। भविष्य जानने के लिए इन हड्डियों पर खुदाई की जाती है। यानी जो हड्डियां मिली है इन पर क्या है? भविष्य जानने की क्या की जाती है? खुदाई, यानी लिखावट की जाती है खोद कर। चीनी लिपि का सबसे पुराना प्रमाण इन्हीं ओरेकल हड्डियों से मिलता है। अब आपसे पूछ ले कि चीनी लिपि का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलता है? ओरेकल बोन से, जो क्या है? 10,000 देवी संवाद हड्डियाँ किसकी है? बैलों के कंधों और कच्छुओं की कठोर पीठ की हड्डियाँ हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 18, सांग वंश के किस शासक को हवांग हो नदी के किनारे पर स्थित अन्यांग नामक शहर को अपनी राजधानी बनाया? यानी सांग वंश के किस शासक ने हवांग हो नदी के किनारे पर स्थित अन्यांग नामक शहर, अब अन्यांग नंबर शहर कहाँ है? हवांग हो नदी के किनारे। और किस वंश की राजधानी है? सांग वंश की राजधानी। और बनाया किसने? राजा पान केंग। किसने बनाया था? राजा
पानकेंग ने अपनी राजधानी किसे बनाया? अन्यांग शहर को किस नदी के किनारे? हवांग हो नदी के किनारे। राजा पानकेंग किस राजवंश के? सांग राजवंश के। यह शहर सांग लोगों के महानगर के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। अब आपसे पूछ ले कि सांग लोगों का महानगर किसे कहा जाता है, तो अन्यांग शहर को कहा जाता है। नदी कौन सी है? हवांग हो नदी के किनारे है। ये शहर तीन ओर से क्या है? नदी से घिरा हुआ है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 19। चीन में ची शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दासियों के लिए। दासियों को क्या कहा जाता था? ची। दासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? ची शब्द का प्रयोग किया जाता था। ची का अर्थ है रखेल या उपपत्नी। ची का अर्थ क्या है? रखेल या उपपत्नी। चीन में दास प्रथा प्रचलित थी। इससे में क्या पता चलता है कि चीन में दास प्रथा प्रचलित थी। मर्द राजाओं के साथ उनकी पत्नी नौकरों को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। यानी राजा मरने के बाद उसके साथ क्या है? उसकी पत्नी, नौकर यानी दास, रखेल, उपपत्नी, इनको भी साथ दफनाने की क्या थी? प्रथा प्रचलित थी। ऐसी प्रथा कहाँ पे प्रचलित थी? प्राचीन मिस्र में भी प्रचलित थी। मिस्र की सभ्यता भी अपने आगे पढ़ेंगे, तो ध्यान में रखना आपके सिलेबस में मिस्र की सभ्यता भी है। तो ये प्रथा एक तो चीन की सभ्यता में प्रचलित है, दूसरी मिस्र की सभ्यता में। कौन सी प्रथा? मर्द राजाओं के साथ पत्नी या नौकर को दफनाने की। नौकर की जगह दास, दासी, रखेल, उपपत्नी भी आ सकता है। तो ची किससे संबंधित है? दासियों के लिए। इससे पता चलता है कि चीन में क्या है? दास प्रथा प्रचलित थी। प्रश्न संख्या 20। सांग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सांग वंश का अंतिम जो शासक था राजा चाउ-सिन था। कौन था? चाउ-सिन। इसने चाउ वंश के शासक वेनवांग को हराया। चाउ-सिन ने चाउ वंश के राजा वेनवांग को क्या है? हरा दिया था। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 है, चाउ वंश के किस शासक को सांग वंश के राजा चाउ-सिन को पराजित किया? यानी चाउ वंश के किस शासक ने सांग वंश के राजा चाउ-सिन को, पहले तो क्या है? चाउ-सिन ने चाउ वंश के शासक को पराजित किया, फिर उसके बाद चाउ वंश के एक राजा ने सांग वंश के राजा चाउ-सिन को भी पराजित कर दिया। तो चाउ वंश के राजा थे वू वांग। वू वांग ने चाउ-सिन को क्या कर दिया? पराजित। और इसने पराजित कर अपने पिता वेनवांग की जो युद्ध हुआ था उस पराजय का क्या लिया था? इसने बदला लिया था। वेनवांग को पहले चाउ-सिन ने हराया, फिर चाउ-सिन को वेनवांग के पुत्र वू वांग ने पराजित कर दिया। इस हार के बाद चाउ-सिन ने अपने महल में क्या है? आग लगाकर आत्महत्या कर ली। इस हार को वो पचा नहीं सका और अपने महल के अंदर ही आग लगाकर क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। उसके बाद में प्रश्न संख्या 22। चीन के किस राजवंश का काल चीनी इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है? तो चाउ वंश 1120 से 255 ईसा पूर्व सबसे लंबा शासनकाल। चाउ वंश का संस्थापक वैन, वास्तविक संस्थापक राजा वैन का पुत्र वू वांग। चाउ वंश का संस्थापक तो था वैन, जिसे सांग वंश के राजा ने चाउ-सिन ने पराजित किया था, और वास्तविक है राजा वैन का पुत्र वू वांग। चाउ वंश की पूर्वी शाखा की राजधानी कौन सी थी? ल्योयांग। कौन सी राजधानी? ल्योयांग। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। अब इस वीडियो के 2 या 3 पार्ट और हो सकते हैं जो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।